हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस हब, जहां पर हम भारत में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से संबंधित विषयों की तैयारी करेंगे। इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम से संबंधित हर विषय के संबंध में लगभग कंटेंट मिलने वाला है। आज इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो और पहला दिन है, इसकी स्टार्टिंग है। इसकी स्टार्टिंग हम सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उस सब्जेक्ट का जो नाम वो है भूगोल, उससे अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए चलिए भूगोल, इसके बारे में इसके अध्ययन शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली कक्षा है वो भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारियों से संबंधित क्लास होगी, जिसको जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगली क्लास में हम इसका गहन अध्ययन शुरू करेंगे, ठीक है। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एराटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था उसका नाम क्या था? एराटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को बोला जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहते हैं। और इम्पोर्टेंट सबसे जेम्स रेनेल, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक। ये तीन वैज्ञानिक हैं, जो तीनों का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एराटोस्थनीज ने किया था। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहते हैं और जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्यारी पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करें तो इसकी आकृति जियोइड शेप की है। कुछ वैज्ञानिक जो है इसे गोल मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे चपटी मानते हैं। इसका आकार एक अपने आप में अनोखा आकार है, इस कारण इसे क्या नाम दिया गया है? जियोइड शेप की। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड शेप की। भारतीय वैज्ञानिक जो इसे गोल मानते हैं, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? भूगोल। इसका आकार जो है गोल, और भू यानी ज़मीन को भू कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भूगोल है, ठीक है। पृथ्वी की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, तथा इसके साइज की अगर बात करें, इसके साइज के अनुसार इसकी दूरी 5वें स्थान पर है, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी के मामले में ये तीसरे स्थान पर है, और इसके साइज के अनुसार ये 5वें स्थान पर आती है, ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत। सूर्य के बाद सबसे पहले जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, ठीक है। ये बोर्ड में यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इसको नीचे लिखा गया है, बाकी ये सीक्वेंस ऐसे है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद हमें एक क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मिलता है जो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये उल्का पिंड आज यहाँ गिरने वाला है, ये यहाँ टकराने वाला है, एस्ट्रॉयड भी इसको कहते हैं। वो इसमें छोटे छोटे ये चट्टान रहते हैं, इनका एक बेल्ट पूरा सर्कल है, ये सौरमंडल के अंदर सूर्य के चारों तरफ बना हुआ है। मंगल के बाद जो इसका पूरा है, जैसे पृथ्वी आपने सुना है कि सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाती है, वैसे इसकी भी एक कक्षा है जो सूर्य के चारों तरफ से है, वो भी एक अपनी निश्चित कक्षा में घूमती रहती है। कभी कभार यहाँ से कोई क्षुद्र ग्रह निकलता है, अलग हो जाता है, वही हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ये उल्का पिंड आज यहाँ टकराने वाला है, ये यहाँ गिरने वाला है, ये पृथ्वी से टकराने वाला है, या पृथ्वी के पास से निकट से गुजर रहा है। वो कहाँ से आता है? यहीं से। मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। इस क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस क्षुद्र ग्रह से इधर के जो चारों ग्रह हैं वो कौन से है? वो ठोस है, मतलब कि, और इधर जो ग्रह है वो चारों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम कैसे याद रखें? बहुत को ये याद करने में कन्फ्यूज़न है हमें कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। एग्जाम में भी हमसे पूछा जाता है कि सूर्य से क्रम के स्थान में पृथ्वी कौन से क्रम पर है, या मंगल कौन से क्रम पे है, या बृहस्पति कौन से क्रम पे है, बुध कौन से क्रम पे है। इसको याद रखने का जो एक ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य के बाद सबसे पहले हम एक ग्रह का नाम याद रखना है, वो कौन सा? बुध। बुध दिन का नाम हम सभी जानते हैं। बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? गुरुवार। गुरुवार को हमें याद न रख के शुक्रवार को याद रखना है। तो बुध के बाद कौन सा आ जाएगा? शुक्र।
फिर शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार। तो शनिवार को ना याद रखें, हमें पृथ्वी पे आना है, क्योंकि शनिवार के बाद संडे, रविवार आता है। छुट्टी का दिन, हर एक के लिए एंजॉय का दिन होता है। और छुट्टी मनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर, जहाँ जीवन संभव। इस सभी ग्रहों में इकलौता ग्रह कौन सा? पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, तो छुट्टी रविवार के दिन हम कौन से ग्रह पे हैं? पृथ्वी पे। फिर रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? सोमवार। तो सोमवार को हमें याद न रख के मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल। फिर क्षुद्र ग्रह का बेल्ट आता है मंगलवार के बाद बुधवार। तो बुधवार को न याद रखें हमें बृहस्पति, जिसे गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोला जाता है, तो बृहस्पति आएगा। फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार, तो शुक्रवार को छोड़ेंगे। उसके बाद फिर कौन सा दिन आता है? शनिवार। तो उसके बाद शनि ग्रह, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, समझ गए हैं आप। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह बुध, तो बुध के बाद आता है गुरुवार। तो गुरुवार को हम याद नहीं, हम शुक्रवार को याद रखेंगे। शुक्रवार के बाद फिर दिन आता है शनिवार को, तो शनिवार को हम याद नहीं रखेंगे, रविवार को याद रखेंगे। तो रविवार के लिए हम कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर, क्योंकि जीवन इकलौता ग्रह ऐसा पृथ्वी ही है जहाँ पे जीवन संभव है। जीने के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है सौर मंडल के अंदर। ठीक है, रविवार के बाद सोमवार, तो सोमवार को याद न रख के हम मंगल के बाद फिर बुधवार, तो बुधवार को न याद रख के बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो इस बृहस्पति। फिर बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो शुक्रवार को न याद रख के शनिवार या शनि ग्रह, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.54 अरब वर्ष। ये डाटा जो है हमें याद रखना है। पृथ्वी की आयु एज लगभग कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सब इधर देखिएगा और समझिएगा, पहले सुनिएगा, उसके बाद इसके लिखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की वर्तमान प्रचुरता वस्तुतः जीवन की उत्पत्ति के कारण नहीं बल्कि परिणाम है। अर्थात पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवन की देन है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 23% ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद है। ऑक्सीजन की जो वायुमंडल में प्रचुरता, जो 23% ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है, वो पृथ्वी के कारण नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ऑक्सीजन वायुमंडल में है। आप समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी जीवन के कारण ऑक्सीजन पृथ्वी वायुमंडल में नहीं है, बल्कि जीवन होने के कारण, यहाँ जीवन होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन है। ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि मतलब शुरुआत में जब पृथ्वी की आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी थी, उस टाइम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। जो प्रेजेंट में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा 23% है। जो 23% क्या है? वो पृथ्वी पर जीवन का परिणाम, यानी जीवन होने के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन मौजूद होने के कारण पृथ्वी पर जीवन नहीं है, बल्कि जीवन मौजूद होने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन है। साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन की उत्पत्ति का कारण माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ था, जो आज हमारे जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो हमारे जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारी ही देन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है। समझ गए होंगे आप, इसको लिख लीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। त्रिज्या आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, इसके सेंटर से यहाँ जो इसकी परत है, ये भ्रूपट्टी, इस सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके व्यास को ज्ञात की जाए तो इसको सीधे डबल कर देंगे। तो गणित में हमने पढ़ा भी है, जानते भी है कि त्रिज्या क्या होती है। जो वृत्त का आधा सर्किल जो लेते हैं हम उसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.54 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब घनत्व जैसे मान लीजिए एक टुकड़ा हम लेते हैं, ये 3D में जो आकार है, 1 सेंटीमीटर इधर से भी हो, 1 सेंटीमीटर इधर से भी हो, और 1 सेंटीमीटर ये बीच से भी हो। तीनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर है। घन और घनाभ आपने पढ़ा होगा। ये एक घन का एक टुकड़ा लिया हमने, पृथ्वी का एक टुकड़ा,
1 सेंटीमीटर ऊपर से भी है, 1 सेंटीमीटर नीचे से भी, 1 सेंटीमीटर उसका बीच से भी है। उसका जो वजन है वो कितना होगा? 5.54 ग्राम। यानी पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.54 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब, घन को क्यूब। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.54 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए आप? घनत्व जैसे 1 सेंटीमीटर टुकड़ा मैंने ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर नापा, 1 सेंटीमीटर ऐसे और 1 सेंटीमीटर उसका बीच से। ठीक है, 3D आकार में लीजिएगा। वैसे ये 3D का है, ये आपको बोर्ड के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा होगा। एक सरफेस इसका पीछे, ये आगे, ये ऊपर, ये नीचे, ये इधर और ये इधर, एक एक सब तरफ का टुकड़ा 1-1 सेंटीमीटर का इसका लेंगे। उसका जो वेट है, वजन, वो कितना आएगा? 5.54 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का घनत्व होता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी के बारे में जो जनरल बातें हमें जो जाननी थी वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अब ब्रह्मांड के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अभी चलिए आगे बात करते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। जो ब्रह्मांड है हमारा, उसकी उत्पत्ति की बात करें तो उसकी उत्पत्ति आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व, 13.6 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इस उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसे सब स्वीकार करते हैं, उस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। इसे हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान, जो भी इसका द्रव्यमान था, वो एक ही बिंदु पे आके केंद्रित था। एक सूक्ष्म बिंदु पे इसका द्रव्यमान केंद्रित था, जिस कारण इसका टेम्परेचर, इसका तापमान जो था वो बहुत अत्यधिक था। पूरा द्रव्यमान एक जगह होने के कारण इसका तापमान बहुत अधिक था, और वेट होने के कारण इसमें एक ब्लास्ट होता है, एक विस्फोट होता है। इसी कारण इसे महाविस्फोटक कहते हैं। सिंगुलरिटी पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट होने के कारण मात्र 1.43 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से कुछ समय ज़्यादा में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, इस सिद्धांत की जो सत्यापन करते हैं, उस प्रभाव को क्या कहते हैं हम? रेड शिफ्ट प्रभाव। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ रेड शिफ्ट के बारे में। इसको जो बताया था उस वैज्ञानिक, उनका नाम डॉपलर था। इसे डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु अगर हमारे निकट आती है, श्रोता जो जैसे ब्रह्मांड जैसे हमारे निकट आती है या हमसे दूर जाती है, उसकी जो आवृत्ति होगी वो रेड आवृत्ति की तरफ बढ़ेगी। ठीक, अगर हमसे दूर जाती है तो रेड आवृत्ति की तरफ बढ़ेगी, अगर पास आती है तो वो बैंगनी आवृत्ति की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ब्रह्मांड जो है अत्यधिक तापमान, मैंने आपको बताया कि एक ही पॉइंट पे इसका पूरा द्रव्यमान, इसका जो पूरा वजन था वो एक ही पॉइंट पे, एक सिंगुलरिटी पॉइंट, छोटे से पॉइंट पे केंद्रित था। और तापमान, बहुत अत्यधिक तापमान होने के कारण इतना द्रव्यमान, जैसे हम जानते हैं पूरा ब्रह्मांड, हमारा सौर मंडल भी इसी ब्रह्मांड में, आकाशगंगा, ग्लेशियर, न जाने कितने कुछ ग्रह हैं। आज तक जो हम ब्रह्मांड में देख पाए वो इस पूरे ब्रह्मांड का, वैज्ञानिक जो हमें बताते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का मात्र हम 4% ही आज तक जानते हैं। 96% जो है अभी तक भी हमारे लिए अज्ञात है। उस 96% को क्या कहा जाता है? उसको हम डार्क मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क मैटर। आज जो ब्रह्मांड में आप हम देख रहे हैं, सौर मंडल है हमारा, सूर्य है, पृथ्वी है, मंगल है, और भी ग्रह जो भी हम पढ़ते हैं, आकाशगंगा है, वायुमंडल है, ये हमारी अर्थ है, ये सब मात्र जो हमारे जितने भी हमारे नॉलेज में है वो हमारी ब्रह्मांड का हम मात्र 4% ही जानते हैं। 96% आज भी हमारे लिए अज्ञात है। और ये ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे से कुछ दूर जाएगी तो वो वस्तु हमारी तरफ रेड यानी लाल आवृत्ति की तरफ, लाल आवृत्ति हमारी तरफ छोड़ती है, और पास आती है तो बैंगनी आवृत्ति छोड़ती है। तो इसी कारण इसे रेड शिफ्ट प्रभाव कहते हैं। इसको देने वाले जो जनाब थे उनका नाम क्या था? डॉपलर साहब के दिया हुआ ये सिद्धांत है हमारे पास, डॉपलर रेड शिफ्ट प्रभाव कहते हैं। रेड शिफ्ट प्रभाव के कारण बिग बैंग की और इस सिद्धांत की ओर स्वीकार्यता बढ़ती है इसी के कारण। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ब्रह्मांड का पूरा जो द्रव्यमान था वो एक ही जगह पे केंद्रित था। अत्यधिक द्रव्यमान, वजन और तापमान अत्यधिक होने के कारण इसमें एक विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के कारण मात्र 1.43 सेकेंड के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है।
ये ब्रह्मांड तापमान अत्यधिक होने के कारण आज भी फैलता जा रहा है। फिर इसके तापमान में धीरे धीरे गिरावट आई, टेम्परेचर आज भी बना हुआ है, बाकी वो टेम्परेचर में धीरे धीरे गिरावट के कारण हमारी धीरे धीरे आकाशगंगा, गैलेक्सी, सौरमंडल, इन सभी का निर्माण होता है। ठीक है, उतना डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ी नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। बिग बैंग सिद्धांत, एक सिंगुलरिटी पॉइंट, जो मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को सिंगुलरिटी पॉइंट भी कहा गया है। इंग्लिश में इसे ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहते हैं, हिंदी में गुरुत्वीय एकक कहा जाता है। गुरुत्वीय एकक, इंग्लिश में इसको ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी कहते हैं। इस सिंगुलरिटी पॉइंट पे ही पूरा इसका द्रव्यमान केंद्रित था, जिस कारण इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हाई होने के कारण इसमें एक विस्फोट होती है, और विस्फोट के कारण मात्र 1.43 सेकेंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और इस बिग बैंग सिद्धांत की जो सत्यापन करती है, उस प्रभाव को रेड शिफ्ट प्रभाव कहते हैं, जो डॉपलर साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसे नोट कर लीजिए। आइए अब थोड़ा हम सौर मंडल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सौर मंडल के बारे में, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, उसके बारे में हम थोड़े से जानकारी ले लेते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति होती कैसे। इसके उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसे नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं, हिंदी में इसे निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। इसके अनुसार माना जाता है कि हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें और भी अन्य भारी गैसों के कारण एक बहुत ही बड़े बादल का निर्माण हुआ। वो बादल का निर्माण हुआ, जैसे ये बादल, बहुत ही बड़े एक बादल का निर्माण होता है। ठीक है, धीरे धीरे जो ये बादल ये संकुचित यानी सिकुड़ना शुरू करता है। ये एक ग्रह, इसके पास से माना जाता है कि एक ग्रह मतलब कि चंद्रमा गुजरती है, जिसके कारण इसमें इसका संकुचन शुरू होता है। ये धीरे धीरे क्या है, सिकुड़ना शुरू होता है, फिर ये छोटा होना शुरू होता है। और कोणीय संवेग संरक्षण के कारण जैसे जैसे अब ये बड़ा था साइज में, इसमें मोमेंटम है, इस बादल के अंदर गति थी। ठीक है, जैसे इसका आकार छोटा होता है, इसकी गति फास्ट होने लगती है, तेज होना शुरू हो जाता है ये गति। और धीरे धीरे जैसे जैसे छोटा हो गया, कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार आकार छोटा होने के कारण गति फास्ट होती है, तो ये एक समय में ये अपने गति पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण ये बादल टूटता है। और टूटने के कारण इसके सेंटर पॉइंट से, हमारे सौर मंडल में इसके सेंटर पॉइंट से जो निर्माण होता है उसका सूर्य, यानी सूर्य भी एक जो ग्रह है, इसके सेंटर पॉइंट से सूर्य का निर्माण होता है। और भी बाकी जो अन्य ग्रह बनते हैं जो वजन में भारी है, वो सूर्य से पास रह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। जो क्षुद्र ग्रह के चारों इस तरफ वाले ग्रह जो वजन में, वेट में भारी है, वो सूर्य से पास रह जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाद जो वजन में हल्के थे, वो सूर्य से दूर हो जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और भी जो अन्य ग्रह हमारे, जो हमारे सौर मंडल में जो हमारे ग्रह हैं, उसका निर्माण किससे होता है? नेबुला हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। ठीक, आप समझ गए होंगे इसकी जो परिकल्पना है। इस परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों के कारण एक बहुत बड़े बादल का निर्माण होता है। उस बादल के अंदर मोमेंटम यानी गति थी। गति होने के कारण इसके पास से ग्रहों की गुजर होती है। उस ग्रह के गुजरने के कारण ये धीरे धीरे सिकुड़ना, साइज यानी अपने साइज को कम करता है। और जैसे जैसे ये सिकुड़ेगा वैसे वैसे इसकी गति क्या होगी? फास्ट होना शुरू होगी। ठीक है, इसकी गति बढ़ेगी। गति फास्ट होने के कारण एक समय ऐसा आता है इसके अंदर कि ये चपटा होता है, यानी बिल्कुल पिचकता है, और गति पे कंट्रोल न रख पाने के कारण फट जाता है पूरा। इस बादल के फटने के कारण इसके सेंटर पॉइंट से सूर्य का निर्माण होता है। इसके अंदर जो भारी तत्व विद्यमान थे, उस भारी तत्व के कारण भारी ग्रह बनते हैं। उसमें हमारे पृथ्वी का भी निर्माण होता है, जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी भी हमारी एक भारी ग्रह है। और जो वजन में हल्के थे, वो क्षुद्र ग्रह के बाहर यानी सूर्य से दूर चले जाते हैं, वो उनका निर्माण होता है। इससे हमारी पूरी सौर मंडल की निर्माण होती है। नेबुला हाइपोथेसिस, ये नाम आपको याद रखना है। हिंदी में इसे निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आई होगी। कल से जो हमारी क्लास रहेगी
वो हम इसके अंदर डीपली अध्ययन शुरू करेंगे। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर इसके आगे बढ़ेंगे हम। पहले वायुमंडल, उसके बाद स्थलमंडल, फिर जलमंडल, बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, हर एक चीज़ का भूगोल का। आज तक जिसको मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको भूगोल में कुछ भी नहीं आता है। बाकी मेरा वादा है जब ये भूगोल की सीरीज़ हमारी ख़त्म होगी, आपका भूगोल में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। कल की जो हमारी क्लास होगी वो अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर हम इसमें पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आज तक भले आपने इसको नहीं समझा हो, नहीं जाना हो, मेरा वादा है कल जब ये क्लास ख़त्म होगी, इसको देखने के बाद, क्लास करने के बाद आप इसे दूसरों को समझाने की ताकत रखोगे। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो, तो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हर एक को अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। और हाँ, जो हमारी ये जो चैनल है, इस पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर एक लगभग सभी विषयों की क्लास मिलने वाली है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी की सीरीज़ हमारी चल रही है, फिर इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और भी एक्सेट्रा, रीजनिंग, सब यहाँ पे हम इसकी भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे से अच्छे तरीके के साथ आपको पढ़ा सकूँ। और अगर किसी को कोई समस्या हो या कुछ दिक्कत आ रही हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उसको और बेटर कर सकूँ। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।